आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जैसे हम अभी देख रहे हैं, एक नया भारत तैयार हो रहा है जी, और एक नए भारत का एक नया कॉमन सेंस तैयार हो रहा है। जी। दो सवाल आपसे उसको लेके हुँ, कि ये कॉमन सेंस कैसे तैयार हो रहा है हुँ। और ये कॉमन सेंस एक्चुअली है क्या? बिल्कुल कुणाल, ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहले तो मुझसे ये चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद और मौका देने के लिए कि इस सवाल पर हम दोनों आपस में इस बात कर सकें। जो भी सरकारें आई हैं और जो भी सरकारें आएँगी, वो उनकी मंशा है, वो इच्छा रखते हैं कि वो जो ये दो ध्रुवीकृत भारत है, जिस किस्म के विकास के परिणाम निकल रहे हैं, उनके बारे में कुछ करे। लेकिन वो ये सब कुछ तब करना चाहती है जब अपनी यथास्थिति बनाए रखना चाहती है, यानी कि जो कुछ वो कर रही है, यानी विकास की नीति, विकास का जो फोकस है, जिस तरीके से विकास किया जा रहा है, उनमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वैसे ही रखते हुए इन सारी परिस्थितियों को बेहतर करना चाहती है। नतीजा ये है कि 75 साल में भी हम इन चुनौतियों को, बेसिक चुनौतियों को भी आज हल नहीं कर पाए। लेकिन मैं आज सत्ता का जो ये स्वरूप है, इसका जो प्रकार है और इसकी जो एसेंस है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बल्कि मैं ये बात थोड़ी खोलना चाहता हूँ कि ये जो एसेंस है या ये जो जिस किस्म की वास्तविकता है, उसको जो समझने का तरीका बनाया जा रहा है, क्या वो समझने का तरीका, जो एक दृष्टिकोण है, जो वार्तालाप चल रही है आर्थिक व्यवस्था पर, वो क्या वार्तालाप इस किस्म के विचार दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में रखती है, जो इसको चलने में मदद करते हैं? यानी एक तरीके से कि सरकार अपनी इच्छा भी रखती है, इसके और जो यथास्थिति बनाए रखती है और इसके साथ-साथ लोगों को भी अपने साथ रखती है, क्योंकि वो भी ये पाते हैं कि जो ये रास्ता हमने चुना है, जो विकास की दिशा चुनी है, ये विकास की दिशा से ही हमारा निवारण है, इससे ही हम निकल पाएँगे। तो किस तरीके से ये सरकार या सरकार के तंत्र एक कहा जाए, वो ये विचारों को दिन प्रतिदिन बनाता है। उसके बारे में मैं, जैसे हमने कहा, उसमें अगर मैं शुरू बात रखूँ, तो 3 या 4 मुख्य उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मैं बात करना चाहता हूँ, इसको मैं जो ये जो सोच है दिन प्रतिदिन की, और जिसको इसको मैंने सोचा कि ये क्या है, तो ये एक किस्म की अचेत गैर आलोचनात्मक समझ है। यानी इट्स एन अनकॉशियस, अनक्रिटिकल अप्रोच टू लुक एट दी इकोनॉमिक इश्यूज एंड सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक और आर्थिक विषयों को एक अचेत और गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से हम देखने के लिए किस तरीके के रोज के तरीके अपनाते हैं, जिससे कि लोग भी उसका हिस्सा बनते जाएं, कारवां में जुड़ते जाएं। ये बात को समझाने के लिए मैंने कहा 4-5 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पहला तो देना चाहता हूँ पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तिकाओं से। अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री के जो मुख्य चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने वो पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, उसकी कमेटी के भी महत्वपूर्ण मेंबर हैं। और उन्होंने अभी 2 छठी और 7वीं की क्लास की किताबों को अभी रिलीज़ किया है। और जब उन्होंने रिलीज़ किया, तो उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि ये नई किताबें किस रूप में पहले से बेहतर हैं, और उन्होंने एक तरीके से कहा कि एक लैंडमार्क है, क्योंकि ये जो पुरानी सोच है और जो उपनिवेशिक भार है हमारे ऊपर, इसको पीछे छोड़ के एक नए भारत के विचारों के साथ जुड़ रही हैं। मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नए भारत की उसमें क्या एग्जाम्पल है। वो तो है यूपीआई, वो तो है नेट बैंकिंग। इस किस्म के उदाहरणों के साथ नई किताब मिला रही है, लेकिन वो क्या छोड़ रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि पुरानी बातें जो हमने अच्छा किया कि हमने छोड़ दी, उसमें एक उदाहरण है कि विभाजन के बाद जिस किस्म की लोगों को शिक्षा की संभावनाएं मिली थी, उस शिक्षा की बात करना, या हमें ऐसी बात करनी कि जो महिलाओं के सहायता समूह बन रहे हैं, इस बारे में बात करनी, या जो फेयर प्राइस शॉप हैं, जो जहाँ सस्ता राशन मिलता है, इसके बारे में बात करना। जो पुस्तक पहली वाली थी, वो इन सब बातों की बातें कर रही थी। वो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें हम पीछे छोड़ के अब एक नए भारत में ऐसी बातें करेंगे जिसमें यूपीआई या नेट बैंकिंग या धन का इतिहास, या सूरत में कपड़े का इतिहास, इस किस्म के उदाहरणों के साथ हम बच्चों से 7वीं क्लास में उनको अर्थशास्त्र
और पढ़ाएंगे। जो पुरानी किताब थी उसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसमें एक कहानी थी कि एक कपास का किसान है और वो अपनी कपास पैदा करता है और उसके बाद वो बाज़ार में बेचना जाता है, और जब वो बेचने जाती है बाज़ार में तो उसको उचित दाम नहीं मिलते। उचित दाम इसलिए नहीं मिलते कि उसने सूद पे पहले पैसा ले रखा है। फिर किताब जो है वो इस कहानी को अंत तक यूएस में ले जाती है और कहती है कि अमेरिका में इससे बनी कमीज़ बिक रही है, इससे बनी शर्ट बिक रही है, और हिसाब किताब बताती है कि जो ये किस तरीके से मूल्य में परिवर्तन हो रहा है चीज़ों में, और जो मूल्य श्रृंखला है जिसको अंग्रेजी में वैल्यू चेन कहते हैं, उस मूल्य श्रृंखला का पूरा वर्णन करती है किताब में, और उससे ये बताती है कि किसको इस माध्यम से लाभ हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। इस किस्म की चर्चा उस किताब में होती है। जो नई किताब है उसमें किसी किस्म की भी चर्चा कि या ये संभावना रखना कि व्यापारी जो है वो किसी किस्म से शोषण कर सकता है, ये उसका हिस्सा नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि किसी को उचित मजदूरी नहीं मिलती है, तो ये उसका हिस्सा नहीं है। तो नई पुस्तक में ये जो सारी बातें, इनको पीछे छोड़ा गया है। इसी तरीके से छठी किताब की क्लास का मैं उदाहरण दूं तो उसमें भी बड़ा दिलचस्प है कि वो आजीविका की बात कर रही है, लाइवलीहुड की बात कर रही है, जो पुरानी किताब है, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो आजीविकाएं हैं उनका वर्णन कर रही है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मछली पालन करने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो घरेलू कामगार हो, इन सब की कहानियाँ अलग अलग क्षेत्रों में वो किताब करती है। जो नई किताब है वो कह रही है कि नहीं, जो मुख्य सवाल ये है कि हमें आर्थिक और गैर आर्थिक जो गतिविधियां हैं इसके बीच का अंतर समझना है, और ये अंतर समझ के वो ये बताते हैं हमें कि जो गैर आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी इंसान को, मनुष्य को बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत खुश कर सकती हैं। और उसका उदाहरण ये है कि अगर किसी धार्मिक स्थल पर हम अब जाकर अपना श्रम दे सकें तो उससे भी मनुष्य को बहुत खुशी प्राप्त हो सकती है। तो यानी धार्मिक स्थल पर सेवा करना इंसान को बहुत खुशी दे सकता है, और इसलिए हम जब आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं तो हमें गैर आर्थिक और आर्थिक गतिविधियों के बीच में अंतर करके ये भी दिखना चाहिए कि गैर आर्थिक गतिविधियां करने से भी हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आर्थिक गतिविधि ही करे, ये कह नहीं रही है, लेकिन ये किताब का तात्पर्य ये निकलता है। हाँ। तो अब आप देखें कि इन ये जो दोनों पुस्तिकाएं हैं इसमें से हमें क्या बात जो है कहा जा रहा है कि आगे के बारे में सोचो और क्या बात के बारे में ना सोचो। मैं समझता हूँ कि जो इसमें से मुख्य बात निकल रही है, जो ये मुख्य बात कह रहा है हमें, वो ये कह रहा है कि जो न्याय का दृष्टिकोण है समाज में, उसको बदलना है, की ज़रूरत है। उसको ये नहीं कह रहे कि हम उसको बदल रहे हैं, बल्कि पुस्तक में नए विषय लाके और पुराने विषय हटा के, जो आपने बात कही, अपना सवाल पूछा कि नए भारत और नई कॉमन सेंस, अब नई कॉमन सेंस में नए न्याय या सामाजिक न्याय का एक जो विचार है वो हमारे सामने इस पुस्तक में रख दिया गया। ये मेरा एक उदाहरण। दूसरा, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में, जैसे हमने पहले भी बात की, कि बहुत सारे लोगों को ये फ्री राशन की बात हो रही है, और 800 मिलियन 840 मिलियन लोगों को ये फ्री राशन बांटा जाता है, और ये सरकार की अपनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत होता है। लेकिन सरकार इसके कैसे हमें चाहती है कि हम इसको देखें, या खुद इसको कैसे समझती है, और कैसे इसके ऊपर जो हमारे बीच में चर्चा चलाती है, उसके 2-3 उदाहरण, छोटे-छोटे उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मैं देना चाहता हूँ कि जो ये इन्फोसिस के चेयरपर्सन हैं, इन्होंने ये सरकार ने, एक्चुअली एक बैकग्राउंड के तौर पे कहूँ कि सरकार की जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसने दिसंबर 2023 में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत कहा कि 2024 से 5 साल तक ये फ्री राशन दिया जाएगा। वो ये नोटिफिकेशन 2024 में निकालती है, और उसके बाद ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि ये स्कीम 2020 से चल रही है किसी न किसी रूप में। तो 2025 में 2024 के दिसंबर में इन्फोसिस के जो चेयरपर्सन हैं वो ये बात कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी को आज फ्री राशन पर निर्भर करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है, जो कि सही है, बिल्कुल चुनौती का विषय है। भारत की 140 करोड़ में अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चुनौती का विषय है, जिनको फ्री खाद्य पे निर्भर रहना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो रहना पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम, इसका एक ही उत्तर है। पहली बात तो इसका उत्तर यह है कि हमें बहुत मेहनत से इस चुनौती का सामना करना है।
अब सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो उद्यमी करता है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि वो ही अपने उद्यम से नौकरियाँ पैदा करता है और वो नौकरियाँ पैदा होंगी, तो हम इस किस्म की भुखमरी या इस किस्म के खाद्य की जो कमी है, इसकी पूर्ति करेंगे। इसलिए हमें फ़ोकस के साथ, एक ज़ोर के साथ, एकाग्रता के साथ पूंजीवाद को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल की संभावना वो काट देते हैं कि 75 साल, 80 साल का जो पूंजीवाद है हिंदुस्तान में, जिसने आज 840 मिलियन लोगों को इस खाने पर निर्भर कर रखा है, वो किसका नतीजा है? ये सवाल, उसमें ये संभावना उससे हटा दी जाती है। तो जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस, अब कॉमन सेंस ये है कि मेहनत का कारण है, मेहनत करनी चाहिए, उद्यमी सबसे मेहनती है और अगर हम उद्यम को सहयोग दें, उसको प्रोत्साहन दें, इसको आगे बढ़ाने की बात करें, तो इससे बात हल हो सकती है, तो इससे बात हो सकती है। तीसरा उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली, अभी अप्रैल 2025 में इस विषय पे सुनवाई कर रहा था और इस विषय की पर सुनवाई करते-करते उसने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की, जो अगेन हमें बताती हैं कि सरकार या जो सरकार का तंत्र है, वो किस किस्म की आर्थिक समस्याओं पर हमारे को क्या दृष्टिकोण हमारे को देना चाहता है या हमारे बीच में बोना चाहता है। तो उच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये राशन है, ये तो इसका तो केंद्रीय सरकार व्यवस्था करती है। तो केंद्रीय सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन राज्य सरकार इनको वितरित करती है। तो वो वितरित करती है और इसका पैसा जो है और जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। उन्होंने कहा क्योंकि केंद्रीय सरकार इसको देती है और राज्य सरकार इसको वितरित करती है, तो इसमें एक संभावना है कि जो राज्य सरकार है, वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपने को पॉपुलर बनाने के लिए ज़बरदस्ती भी ये राशन बाँट सकती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को बाँटेंगे उतने में वो पॉपुलर हो जाएँगे। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार इस बात के बारे में सचेत नहीं होंगी कि ये करदाताओं के अधिकारों के ऊपर कैसे प्रहार है। यानी करदाताओं का अधिकार और 840 मिलियन लोगों को खाद्य सामग्री मिलना, दोनों अधिकार समान हैं। और उन्होंने ये फिर सुझाव दिया कि सरकार को ऐसा नीति निर्धारण करना चाहिए जिसमें कि ये जो दोनों अधिकार हैं, खाद्य सामग्री का अधिकार और भारत के आम लोगों को और करदाताओं का अधिकार, इसका बैलेंस, इसका उचित बैलेंस, इसका उचित तरीका बना रहे, जिससे कि दोनों अधिकारों को साथ-साथ बचाया जा सके और दोनों अधिकारों का ध्यान दिया जा सके। स्पष्ट है इसमें कि जो चुनौती है कि आज हम 800 मिलियन लोगों को ये राशन देने की बात कर रहे हैं, वो चुनौती और करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल, दोनों को बराबर रखा गया है यहाँ पर। ये भी एक दृष्टिकोण है, क्योंकि कर देने वाले की जो राय है या कर देने वालों की जो राय है, उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने टिप्पणी में ला रही है और दोनों के बराबर रख रही है। यानी अधिकार का जो परिभाषा है, उसमें भी गरीब का जो अधिकार है, उसको एक नई तरीके से परिभाषित करने का इशारा कर रही है। नीति आयोग 2022 में एक लिखित रिपोर्ट लाता है इस पर और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि देखिए, ये हम स्कीम लाए थे, भारत सरकार लाई थी, लेकिन ये स्कीम कब लाई थी? जब यहाँ पर कोविड चल रहा था और उस कोविड के दौरान क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में बहुत चुनौती आई हुई थी, उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें ये स्कीम लानी पड़ी। पर अब ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो गई है और हमें ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ये जो पैसे का बेदर्दी से खर्चा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए और इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए। ये नीति आयोग भारत सरकार के साथ काम करती है, भारत सरकार की संस्था है। ये 2022 में कह रही है, 2024 में भारत सरकार खुद पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अपने आंकड़े शेयर करती है और कहती है कि भाई हिंदुस्तान में कितने 806 मिलियन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कहती है कि हिंदुस्तान में 71% लोग जो है वो आज अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। वो ये कहती है कि 35% लोग आज स्टंटिंग, 20% लोग वेस्टेड। तो मतलब सरकार खुद मान रही है कि हमारे यहाँ पोषण कुपोषण की क्या परिस्थिति है, अनीमिया 71% लोगों को है, लेकिन इसके बावजूद नीति आयोग कहता है कि ये पुरानी बात हो गई, वो परिस्थिति निकल गई, इसको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार का क्या दृष्टिकोण है? सरकार का दृष्टिकोण, एक तरफ ये स्कीम चल रही है, लेकिन हमें पता है कि जो भारत में कंज्यूमर सर्वे है, जो उपभोग सर्वेक्षण है, वो उपभोग सर्वेक्षण 2011-12 के बाद नहीं हुआ है।
और अगर हमें ये देखना है कि भारत में फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की क्या परिस्थिति है, तो एकमात्र तरीका उसके बारे में सीरियस बात करने का वो यही है कि अगर ये सर्वे हो, ये कंज्यूमर सर्वे हो। सरकार ये कंज्यूमर सर्वे नहीं कर रही है और 22-23 में आके वो ये सर्वे करती है और 22-23 का जो अब सर्वे आता है उससे स्पष्ट 2 बातें निकल के आती हैं। एक तो उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं और दूसरा उसकी बात हो रहा है कि ये गैर तुलनात्मक है, कि किस तरीके से पहले से हमारी परिवर्तन हो रहा है, इसके आंकड़ों से हमें कहा नहीं जा सकता है। तो एक तरफ तो सरकार ये स्कीम चला रही है, दूसरी तरफ वो इसके बारे में कितना सीरियस है, इसके बारे में कितनी सीरियस जानकारी जमा करना चाहती है, वो हमारे सामने है कि सरकार इसकी पोषण की जो परिस्थिति है उसको उपभोग के सर्वेक्षण के माध्यम से डिटेल में हमारे बीच में चर्चा में लाने से हिचकिचा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे उदाहरणों में एक दृष्टिकोण दिया जा रहा है। वो दृष्टिकोण क्या है, अगर एक लाइन में रखा जाए, कि जो आज के समय में बाजार के प्रति हमारी नीति है, वो बाजार के प्रति जो आर्थिक नीति है उसको और सुदृढ़ता से और मजबूती से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सारी समस्या है खाद्य खाने के ना मिलने की इतने सारे लोगों को, ये खुद ब खुद हल हो जाएगी। ये खुद ब खुद हल हो जाएगी। तभी बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, कह रहा है करदाता और उसके अधिकार, पाठ्यक्रम कर रहा है कि ये पुरानी बात हो गई, इसको छोड़ दो, नई बातों को सोचो। सरकार कह रही है कि हमें सर्वेक्षण की ज़रूरत नहीं है। और तो सभी एजेंसियां, सरकार और सरकार की एजेंसियां इस तरह का इशारा कर रही हैं कि इस पे बहुत कोई गंभीर तरीके से इसके बारे में समझ बना के इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, इसको ही और गंभीरता से और वचनबद्ध होके अगर हम करते रहें तो समस्या का हल हो जाएगा। और एक किस्म से अधिकारों को भी, जैसे मैंने उदाहरण दिया, अधिकारों को भी नई किस्म से परिभाषित कर रही है। तो जहां तक पाठ्यक्रम की उदाहरण दिया मैंने, या दूसरा ये दिया जो गरीब कल्याण योजना में जिस तरह सरकार बताना चाहती है, एक कॉमन सेंस की जो हम बात कर रहे थे पहले, उस पर अगर वापस आए तो एक कॉमन सेंस, मैंने कहा कि उसके 2 मुख्य पक्ष है, अचेत और गैर आलोचनात्मक, नॉन क्रिटिकल एंड अनकॉन्शियस। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि लगातार ये हर तरीके से भरी जा रही हैं। आप किसी से भी एवरेज सिटीजन से बात करें, वो आपको खुद ये उदाहरण देगा। वो कहेगा कि देखिए, आज आप बात कर रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्य सामग्री का वितरण, लेकिन उसकी एफिशिएंसी नहीं है, उसमें चोरी बहुत होती है। तो यानी चोरी का जो विषय है वो मुख्य विषय है, और उसके अंदर के बजाय इसके कि मतलब ये चोरी का विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आज 840 मिलियन लोग इस पर निर्भर हैं। तो उसके बारे में क्या हम सब उचित नीतियां बना रहे हैं, उस चुनौती के लिए हम तैयार हैं? इस पर एक संपूर्ण चर्चा का आधार, वो चर्चा को एक दिशा, एक डायरेक्शन दे दिया जाता है। ये जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। जितना मैं समझ रहा हूँ कि करीब 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं हम, तो उस पे हमारा जो धन्ना सेठ है वो कह रहा है कि उसके लिए लोग 12 घंटा काम नहीं कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स को अगर और जगह दी जाए या जी, और दी बिल्कुल। जाए तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकार, मतलब आदमी के घर में पूरा राशन पैक्ड है, पड़ा हुआ है 15-20 दिन का, तो राज्य सरकार आ रही है, मुझे और पॉपुलर होना है, ये 2 किलो और रखो, और वो आदमी लेता है और फिर रख देता है। जी। और जो ये नीति आयोग बोल रहा है कि ये तो बंद हो जाना चाहिए, जी। जल्दी बंद हो जाएगा, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। पर एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है, लोगों के पास 4 दिन के ऊपर राशन रखने के पैसे नहीं हैं। तो तो जैसा हमने शुरू में कहा कि देखिए, कि मतलब जो सामाजिक और आर्थिक हमारे परिस्थिति हमारे चारों तरफ, उसके 2 पक्ष हैं, लेकिन सरकार उस 2 पक्ष में एक पक्ष किस तरीके से कॉमन सेंस का हिस्सा बना रही है, वही महत्वपूर्ण है। जिस वजह से आप जो कह रहे हैं कि वो ये भी कह लेते हैं और ये भी कह लेते हैं, और ये और वो कहते हुए जो यथास्थिति है उसको बनाए रखते हैं। मतलब मुझे लगता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यथास्थिति बनाए रखते हैं। वो चिल्ला के कहते हैं, ये आराम से कह देते हैं, बट दोनों कह देते हैं। जी, जी। एक और उदाहरण देता हूँ इसके ऊपर कि किस किस्म से ये कॉमन सेंस बनाई जा रही है, कि बहुत सारे विश्व स्तर पर सूचकांक हैं, ग्लोबल इंडिसेस हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, जेंडर गैप इंडेक्स हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स हो। ये सब इंडिसेस, सारे सूचकांक दुनिया भर में बनते हैं, और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा आपके साथ अभी। तो ये सूचकांक में भारत की जो तस्वीर है, भारत का जो गिनती आ रही है, वो बहुत प्रभावशाली नहीं आ रही है। यानी थोड़ी सी
या बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ खराब आ रही है। तो भारत सरकार इसके बारे में चिंतित है और भारत सरकार ने इस चिंता को लेते हुए एक अलग एजेंसी बनाई है। और ये जो मैं आपको बात इस सेगमेंट में करने लगा हूँ, मेरी ये पूरी बात रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक बहुत ही डिटेल्ड 3 पार्ट में उन्होंने 3 भागों में एक अध्ययन किया है और सारा प्रूफ दिया है। उसके आधार पर आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ और दर्शकों के संग भी साझा कर रहा हूँ। तो भारत सरकार ने एक संस्था बनाई जिसको कहते हैं ग्रिग, ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। ये संस्था बनाई और कहा कि ये जो ग्रिग है, ये 30 जो विश्व स्तरीय सूचकांक हैं, इनको मॉनिटर करेगा। और इस पे एक जो आजकल की भाषा है, इस पे एक डैशबोर्ड बना और डैशबोर्ड बन के हुआ कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा इंडेक्स, सारा इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल व्यवस्था की गई कि इनको मॉनिटर करा जाएगा और इनको ध्यान दिया जाएगा। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव उसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है। वो कहती है कि अगर आप सारे चीज़ों पे जो भारत सरकार का रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है भारत की इन सूचकांक को लेके, वो प्रतिक्रिया से क्या बातें हम सीखते हैं, तो वो 3 महत्वपूर्ण निचोड़ निकाल के लाती है। वो कहती है कि भारत सरकार इन सूचकांक में जो भारत की तस्वीर अच्छी नहीं आ रही है, उसको उसके जवाब में एक वो ये कहती है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, चाहे वो एनजीओ हैं या यूनाइटेड नेशंस है या कोई भी है, एक तो हम उनके साथ लॉबिंग करें, क्यों, जिससे कि वो जो सूचकांक में जिन आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सूचकांकों की तस्वीर शक्ल को बदलें, जिससे कि भारत की शक्ल बेहतर नजर आ सके। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जहां ये संभव ना हो, हम अपने सूचकांक बनाएं, अपने इंडिसेस बनाएं। कि हम रेट करेंगे अमेरिका नहीं, कहाँ है। हम अपने लिए वो उस चीज पर इंडेक्स बनाएंगे। और मैं आपको उदाहरण दूंगा कि वो ग्लोबल फूड हंगर इंडेक्स बना रहे हैं, हम अपना हंगर इंडेक्स बनाएंगे। और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों संभव ना हो, हम लॉबिंग ना कर सकें और हम अपना इंडेक्स ना बना सके किसी विषय पे, तो तीसरा सबसे सरल काम है कि जो ये विश्व स्तरीय सूचकांक हैं, इनको कोसना शुरू कर दें, इनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दें। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये जो तीनों भाग में इन तीनों चीज़ के बहुत ही ठोस पुख्ता प्रूफ दिए गए हैं कि किस तरीके से ये किया गया है। तो या तो कोसें या लॉबी करें और जो या फिर अपना बनाएं। और आप देखें कि ये अभी मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करूंगा, इसको थोड़ा तफसील से आपके सामने रखूंगा कि जो इतने महत्वपूर्ण पक्ष हैं भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के, उसके प्रति हमारा पॉलिसी के तौर पर, नीति के तौर पर हमारा रवैया उसको डॉक्टर करने का है, ना कि उस चुनौतियों को सामने से लेकर कहना कि हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने आउटकम्स जो हैं, हमारे जो निचोड़ निकल रहे हैं, इनको बेहतर करेंगे, इनको बेहतर कर इन सूचकांकों में हम ऊपर की सीढ़ी चढ़ेंगे। तो ये जो है सबसे चिंताजनक बात है कि डॉक्टरिंग की तरफ, उसको मैनेज करने की तरफ हमारा जोर है, ना कि। तो उससे ये बात जो आप कह रहे थे, कॉमन सेंस की बात नजर आती है कि अगर ये हमारी आंतरिक अप्रोच है, ये हमारी अंदर से हमारा विश्वास और अप्रोच है नीति बनाने की, तो इससे स्पष्ट है कि हम कितना महत्वपूर्ण समझते हैं जो हम ध्रुवीकृत भारत की बात कर रहे थे और जो उसमें आर्थिक और सामाजिक विषयों पर जो कह रहे थे कि 2 भारत हैं, इसका भारत और उसका भारत, वो भारत में ये सरकारें किन के साथ खड़ी हैं, ये बड़ा स्पष्ट होता है। बहुत जल्दी से मैं आपको इन कुछ सूचकांक के बारे में कहना चाहता हूँ। पहला कहना चाहता हूँ वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। 2019 में ये इंडेक्स आया और ये भारत का नंबर बहुत प्रभावशाली नहीं था। भारत का नंबर 117 में 102 या ऐसा कुछ था और भारत सरकार बहुत परेशान हुई कि ये बहुत ही हमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाता है। तो इसको लेकर 3-4 रिस्पॉन्स भारत सरकार ने प्रयास किए। छोटा प्रयास तो ये है कि जो भारत के मंत्री थे इससे संबंधित, उन्होंने ये कहा कि देखिए आज मेरा कितना बिजी डे है, मेरा मैं इतनी यात्रा कर रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, इस बीच मैं भी आज खाना नहीं खा पाई, तो अगर मैं नहीं खाना पाई तो ये हंगर तो ये भी हो गई। तो ये सूचकांक के ऊपर जिसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह लगाने का एक छोटा तरीका था, खैर इतना प्रभावशाली नहीं था, तो इससे तो हल नहीं हो सकता था समस्या का। तो सरकार ने 2-3 चीज़ें और सोची इसके बारे में कि वो क्या क्या कर सकती है। तो एक तो उन्होंने पहले कहा कि इसमें जो आंकड़े इस्तेमाल होते हैं, हम नया आंकड़ा खड़ा करते हैं और उन्होंने पोषण को लेके एक अपना सर्वे किया
और उस पोषण के सर्वे से ये कहा कि ये जो हंगर इंडेक्स बनता है इसमें पोषण के कई इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, इसके बीच में लिए जाते हैं, खास तौर से बच्चों से जुड़े इंडिकेटर लिए जाते हैं, बाल मृत्यु दर ली जाती है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारा इसका हिस्सा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा ये जो पोषण का सर्वे है इसको अगर ये हंगर इंडेक्स इस्तेमाल कर लेता तो हमारी रैंकिंग 91 हो जाती 102 के बजाय। अब फोकस देखिए आप कि 91 और 102। सरकार ने उसी सांस में ये भी कहा कि ये जो हमने पोषण का सर्वे यूज़ किया है ये एक ही बार हुआ है। अब ये देखिए कि ये सूचकांक तुलनात्मक अध्ययन करता है कि समय के साथ कैसे बदल रहे हैं आप और मुल्कों के संग आप कहाँ पर खड़े हैं, कि सिर्फ कहाँ पर। एक बार एक टाइम का किया गया सर्वे ये आधार बनाने का प्रयास किया गया कि वो सर्वे का जो आंकड़े हैं वो आधार बनकर इस सूचकांक का हिस्सा बन जाए। जो जब सूचकांक बना है, जब से बन रहा है, तब वो सर्वे 2019 में था ही नहीं, वो सर्वे तो अब हुआ है। लेकिन उस सर्वे को इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि हमारी रैंकिंग बदल सकती है अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें। और बातें सरकार ने जो कही वो और भी आपको चौंका देंगी। उन्होंने कहा कि इसमें जो शिशुओं का जो 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 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात कि भूख से सिर्फ 45% बच्चों की मृत्यु होती है। बच्चों की मृत्यु बहुत कारणों से होती है, तो इसलिए ये पूरी पिक्चर को नहीं रखता। दूसरी बात कि बच्चे आबादी का 11-12-13% हिस्सा है और हिंदुस्तान में इतना राशन बंट रहा है, उसका तो कुछ तो प्रभाव हुआ होगा, तो उस प्रभाव को ये मिस कर रही है, तो इसलिए ये भी उचित नहीं है। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि ये जो सूचकांक जिस तरीके से बन रहा है ये एक किस्म से शिशु से संबंधित सूचकांक तो हो सकता है, लेकिन ये ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भूख का जो सूचकांक है, ये भारत की हर नागरिक की भूख को मेजर नहीं कर सकता, उसको नाप नहीं सकता। इसलिए ये उचित मापदंड नहीं है जिसके माध्यम से भारत को नापा जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने, जैसे कहा था मैंने पहले कहा, लॉबिंग, इसको लेकर सरकार ने बहुत पत्राचार किया और बहुत चर्चा की कि किसी तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये परिस्थिति बदली जाए। और भारत मान रहा है जब कि हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, अनीमिया पर क्या इंडिकेटर है, क्या परसेंटेज है, स्टंटिंग पे क्या है, वेस्टिंग पे क्या है, मानते हुए भी ये कह रहा है कि ये जो प्रभाव है इसमें बच्चों को लेकर, वो प्रभाव को कम कर इसमें महिलाओं का और मदर्स का जो सेहत की परिस्थिति है वो इसमें जोड़ी जानी चाहिए और उससे इसको बदलना चाहिए। ये सरकार का एक जवाब था। उससे भी ज़बरदस्त जवाब सरकार ने दिया एक जो होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, उसको लेकर सरकार ने एक चर्चा छेड़ी कि उसमें भी भारत का रैंकिंग इम्प्रेसिव नहीं थी। भारत की रैंकिंग ऐसी नहीं थी जिसको हम सेलिब्रेट कर सके, बल्कि थोड़ी शर्मनाक ही थी। तो भारत ने ये कहा कि ये जो इंडेक्स है, जो जिन चीज़ों को मेजर कर रहा है, ये तो उचित नहीं है। उसमें 3 चीज़ें ली जाती हैं, सेहत, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है। तो भारत ने कहा कि इसमें 2 चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए। एक उसमें से उन्होंने कहा कि जो ये जो अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट हैं, ये इसमें लिविंग में जोड़ने चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में जोड़ने चाहिए। ये कि कितने लोगों के पास बैंक खाता है कि नहीं है, ये इसमें जुड़ना चाहिए। इसी से इसका ये सही मायने में दर्शाएगा कि भारत में जीवन के स्तर पर किस किस्म का परिवर्तन आया। और दूसरा उन्होंने मैटरनल मॉर्टेलिटी, माओ की जो मृत्यु दर है उसको लेकर और उनकी जो सेहत की परिस्थिति उसको लेकर भी कुछ चीज़ों को जोड़ने की बात कही। नतीजा ये हुआ कि भारत ने अपना एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। तो इस बार इस एग्जाम्पल में उन्होंने अपना एक पैरेलल इंडेक्स बनाया। पिछले एग्जाम्पल में वो इंडेक्स को बदलने के लिए या उसको उसके अंदर अपने किस्म के इंडिकेटर्स के लिए प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर एक नया इंडेक्स बनाया, नया सूचकांक बनाया और ये सूचकांक ने बहुत ज़बरदस्त खबर दी और आपने अखबारों में शायद पढ़ी होगी कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से पार कर चुके हैं और अब जो गरीब हैं वो केवल सिंगल डिजिट में बचे हैं, वो 9% या 8% ऐसे कुछ बचे हैं कुल भारत में, और सारी गरीब जो है वो उसको पार कर चुके हैं। जो थ्रेशोल्ड है, जो गरीब रेखा है, उससे ऊपर जा चुके हैं। तो अचानक भारत का ये एक नई प्राप्ति थी कि भारत में गरीब खत्म होने शुरू हो गए।
जिस किस्म से भारत ने ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाया। तो जो मैंने बात शुरू में की थी आपसे कि गरीब और गरीबी, तो ना केवल गरीबी पे चर्चा, पर गरीब को भी एक तरीके से जो रोज की जो तस्वीर है हमारे सामने भारत की, उसमें से हटाना। और जैसा कि पाठ्यक्रम में भी बात की जा रही है कि गरीबी की बात करना, पावर्टेरियन, वी शुड नाउ बी टॉकिंग अबाउट नॉन पावर्टेरियन थिंग्स, मतलब गैर गरीबी की से जुड़ी हुई चीज़ों को बात करनी चाहिए। तो गरीब को भी पिक्चर में से हटाने के लिए ये सूचकांक ने ये सुझाव देकर ये इस पर रिस्पॉन्ड किया। और उन्होंने कहा कि अगर ये सब भी नहीं हो तो हमें ये भी सवाल खड़ा करना चाहिए कि जो यूएनडीपी जो ये सूचकांक बना रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके डेटा को लेकर भी सवाल खड़े करने की कोशिश की। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये जो डेमोक्रेसी और लॉ और ऑर्डर के ऊपर है। ये बड़ा दिलचस्प है कि इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल थी, जैसा मैंने बताया कि ग्रिक के तहत 30 मिनिस्ट्रीज को ये जिम्मेदारी गई कि जो भी उनसे संबंधित इन सूचकांक है वो उसको फॉलो करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। और उसमें भारत का रिस्पॉन्स, वो जो 3 रिस्पॉन्स की मैंने बात की थी आपसे, है ना, कि लॉबी करना है, अपना बनाना है या कोसना है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज थी जो इन दोनों इंडेक्स में थी, वो भारत का डेमोक्रेसी में खास तौर से बहुत ज़बरदस्त नीचे गिरावट थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो जो मिनिस्ट्री इसको देख रही थी, उसने सरप्राइजिंगली इस नतीजे पे पहुंची कि वो इसके जो इंडेक्स है, जो ये जिस सूचकांक जिस तरीके से बन रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे सकती। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट करता है। और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि अब एक ही हाल हमारे पास बचा है इसको डील करने का, कि जो लोग हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये कमज़ोर है, उनके दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। तो ये ग्रिग के माध्यम से ये फैसला हुआ कि इसका एक ही तरीका है, हम इसमें इस सूचकांक को बदलवा नहीं सकते, इस सूचकांक की जगह अपना नया सूचकांक नहीं बना सकते। मिनिस्ट्री ने ना कुछ ऐसी बातें कही कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस में पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, करप्शन का रोल है। तो ये जो मिनिस्ट्री थी जो टिप्पणी कर रही थी पूरे सूचकांक पे, उसने कुल मिला के जो लिखित, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चिट्ठियों में से उसकी फ़ोटो अपनी रिपोर्ट में लगाई है, उसकी स्क्रीनशॉट लगाई है। ये कहा कि इस इंडेक्स को हम ही कुछ अभी कर नहीं सकते, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो लोग इस इंडेक्स का या डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए हमें अब प्रयास करना चाहिए और जोर लगाना चाहिए। अब वो मानसिकता को कैसे बदलेंगे, आप तो भोगी हैं इसके कि मानसिकता कैसे बदली जाती है, कि अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो आपको किन नामों से बुलाया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सरकार ने जो विश्व स्तरीय सूचकांक हैं, उसके 3 उदाहरण देके मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सरकार का दृष्टिकोण, सरकार की समझ, सरकार की समझ की आर्थिक और सामाजिक विषयों पर जो हमारी ध्रुवीकृत वास्तविकता है, उस पर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एक क्लियर इशारा कर रही है। और यही मीडिया में चर्चा भी होती है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे कोई अगर हंगर इंडेक्स पे कोई बता रहा है कि अब भारत कुछ 102 पे 117 में से, तो उसे अपने घर पे डिनर पे बुला लीजिए, 4 स्टार्टर खिलाइए, दिखाइए उसे कितना खाना है देश में, कोई चिंता नहीं। दूसरा, अगर कोई बोल रहा है कि मतलब दिक्कत है इसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट है या किसी तरह की हेल्थ सेक्टर में इश्यूज है, तो अपना ही एक स्टैटिस्टिक बना दीजिए कि गरीब है बंदा तो नहीं। क्या आपने कभी बिजली देखी है तो आप गरीब नहीं है? क्या आप बैंक के अंदर गए हो तो गरीब नहीं है? क्या आप बिल्कुल। बैंक के बाहर रहे हो तो गरीब नहीं है? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि जो बैंक अकाउंट है जिसका, वो गरीब कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जो लेवल ऑफ लिविंग में तमाम इंडिकेटर्स हैं, उनमें से अगर एक चीज़ जिस पे टिक लग जाता है, बैंक अकाउंट है, तो बाकी में अगर क्रॉस भी लगता है, तो ये उनको ओवरराइड करेगा। यानी ये मुख्य आधार होगा ये तय करने के लिए कि आपका लेवल ऑफ लिविंग बढ़ा है कि नहीं। और आपको पता है कि जब ये सरकार आई और आज, उस समय करीब 60% लोग थे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। आज 3 या 5% लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो नतीजा तो स्पष्ट है कि आप सूचकांक में बहुत ऊपर उड़ के जाएंगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जिसमें आपने बहुत बेहतर किया है, और वो वेरिएबल आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है इसको मानने का। तो यूएनडीपी जो सारे राष्ट्रों की रैंकिंग कर रहा है, और ये बहुआयामी पॉवर्टी इंडेक्स बना रहा है, गरीबी रेखा को नापने का जो सूचकांक बना रहा है, उसमें हम
अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी जानकारी लाके, मैं ये कह रहा हूँ ये अच्छी बात है, आप बैंक अकाउंट खोलें तो बहुत अच्छी बात है। पर हमें जो वो सूचकांक है, जिसके आधार पे बाकी मुल्कों को में भी रैंक किया जा रहा है, हमें उसमें भी तो परफ़ॉर्म करना है। ये इससे दिखता है जो मैंने पहले बात कही कि हम केवल तस्वीर को देखने का बदलना चाहते हैं ऊपरी सतह से। अंदर से हम परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की सतह से ही ये मेकअप करके चीज़ों को ठीक करने की बात है, बजाय इसके कि आप नए अंदर के तौर पर इन परिस्थितियों को बदलें। चौथा, मैं आपको जो बात कह रहा था कि जो ये नई कॉमन सेंस की है, तो हमने अभी तक पाठ्यक्रम की बात की, हमने ये भी बात की कि जो अभी दूसरी बात की थी कि जिस किस्म से जो हम ये 80 करोड़ लोगों को जो खाना बाँट रहे हैं, उसको कैसे देखने का रवैया या सोच हमने साझी की लोगों से। तीसरा, हमने सूचकांक के बारे में बात की। चौथी बात मैं आपके संग जो महत्वपूर्ण है बहुत, वो श्रम और श्रम बाज़ार की, यानी जो लेबर और लेबर मार्केट की परिस्थिति है और उसमें जो सरकार दृष्टिकोण लेके आ रही है और जो लगातार पुश करती है और एवरीडे कॉमन सेंस का हिस्सा बना रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो श्रमिक है और भारत में जो श्रम की परिस्थिति है, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अ, ये तो सरकार के अपने आंकड़े रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस समय जो प्रॉफ़िट है, वो 15 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा है और जो जहाँ तक मज़दूरी की दर का सवाल है, वो या तो बदली नहीं है या पहले से कम हुई है। तो यानी एक तरफ कॉर्पोरेट प्रॉफ़िट्स स्विंग किए हैं, वो बहुत पर बढ़े हैं और ये बहुत कम हुए हैं। और भी बहुत उदाहरण हैं जो हमने पहले आय को लेकर दिए और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिए, जो हमें बता रहा है कि क्या परिस्थिति है। तो मैं ये जो श्रम और श्रमिक बाज़ार के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ अपने अनुभव पे और कुछ प्रेस रिपोर्टों से आपको 2-3 उदाहरण से पहले बात शुरू करना चाहता हूँ, इस सेगमेंट में। पहली बात ये कि अभी मई दिवस के आसपास मुझे जाने का मौका मिला एक प्रदेश में और वहाँ पर एक छोटे शहर में एक प्राइवेट कॉलेज में 50 मज़दूर एक हॉस्टल में रह रहे थे और मैं भी उस हॉस्टल में गया। वो जो हॉस्टल में रह रहे थे, वो वहाँ पर रूसी भाषा की ट्रेनिंग ले रहे थे, रूसी भाषा की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये मतलब मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है जो यहाँ पर हो रही है। एक बहुत ही रिमोट छोटे से कस्बे के कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में के हॉस्टल में, इन गर्मियों में, मई के महीने में रूसी भाषा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो पता लगा कि वहाँ पर ये 50 मज़दूर एकत्रित हुए हैं, इनके संग और भी लोग हैं, ख़ासतौर से मिडलमैन और जो लेबर को इधर-उधर भेजने का काम करते हैं, वो साथ में हैं। और ये सारे लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद रख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलेगा रूस में खाद्यान्नों में काम करने के लिए। रूस की खानों में बॉक्साइट माइन्स में काम करने के लिए ये यहाँ पर रूसी भाषा और रूसी जीवन शैली की थोड़ी एलिमेंट्री समझ यहाँ ले रहे हैं और ये ट्रेनिंग लेने के बाद इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट से ये रूस में जाके काम करेंगे। जब उनसे थोड़ी बात की कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो भारत के, आप जैसा कि सोच ही सकते हैं, भारत के छोटे शहरों से, कस्बों से, गाँव से जो आम रोज़गार लोग करते हैं, चाहे वो ठेके के मज़दूर हों, चाहे वो सरकार की कामों को कॉन्ट्रैक्ट पे 7-8 हज़ार, 12 हज़ार की नौकरियाँ कर रहे हों, चाहे वो छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हों, चाहे वो अपने कोई निजी काम कर रहे हों, कोई छोटी दुकान चला रहे हों। इस किस्म के बैकग्राउंड के ये 50 लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। ये स्पष्ट था उनसे बातचीत करने के बाद कि उन्हें किसी किस्म की भी खाद्यान्न का खान का किसी किस्म का भी कोई ना तजुर्बा था, ना कोई उन्होंने कभी देखी थी। और अंडरग्राउंड माइन, जो बॉक्साइट की माइन है, उसके बारे में तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो बहुत उम्मीदवान थे कि वो रूस जाएँगे और वो रूस जाकर नौकरी करेंगे और उनको ये वायदा किया गया था कि वो 1000 से $3000 के बीच में उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहाँ पर जाने की संभावना रखते हैं। अब अगर ₹86 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये तो भारत के 16,000, 14,000, 15,000 से बहुत अधिक है। इसलिए वो बहुत उम्मीद से इस भाषा को सीख रहे थे और इस उम्मीद में थे कि जैसे ये ट्रेनिंग ख़त्म होगी, हम पासपोर्ट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद हम वहाँ जाएँगे। जब मैं उनसे बात कर रहा था और उनसे बात करके वापस आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या इन लोगों ने पिछले दिनों में जो भारत के अखबारों में 3-4 सुर्खियों में बातें आई हैं, क्या इन्होंने पढ़ी हैं? क्या इन्होंने सुना है वही 23 साल के सूरत के लड़के की बात, हिमल मुंगंखिया, जो रूस में जो यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है उसमें मारा गया और सूरत का 23 साल का युवा,
और वो इसलिए मारा गया वहाँ पर कि वो यहाँ से तो एक सहायक की नौकरी करने रूस में गया था, लेकिन वो एंड अप हो गया रूस यूक्रेन बॉर्डर पर। उसको 3 मुख्य भूमिकाएँ दी गईं। और वो गया तो अपने तौर पर था, किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से नहीं, प्राइवेट तरीके से गया था। उसको 3 काम करने को वहाँ दिए गए। एक खुदाई करनी ट्रेंचेस की, दूसरा बंदूकों में गोली भरनी, तीसरा हथगोले फेंकने। ये 3 काम उसको करने थे और वो ये काम करते हुए उसने वो मारा गया और उस परिस्थिति में वो उसका जीवन वहाँ खत्म हुआ। तो एक तो ये थी। दूसरा जो इज़राइल से स्टोरी आ रही थी, वो भी इन दिनों में आई कि एक केरल का युवा यहाँ से बड़े खेतों में इज़राइल के काम करने गया और हिज़्बुल्लाह की एक मिसाइल से मारा गया। और वो वहाँ पर अपने तौर पर गया था और वो वहाँ उन्हीं दौरान पे गया था जब भारत और इज़राइल के बीच में, अखबारों में ये आया, एक समझौता हुआ कि भारत G2G सरकार और सरकार के माध्यम से और G2B सरकार और बिज़नेस के माध्यम से कई रास्तों से 42,000 श्रमिक इज़राइल को भेजेगा, जो वहाँ पर निर्माण कार्यों में, कृषि कार्यों में काम करेंगे और हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे और वो वहाँ पर जाएँगे। ये 42,000 लोग के लिए को भारत ने में करना था और इसके 2 ले जाने थे भारत ने और इसके लिए जमा करने थे मज़दूरों को। और इसके 2 जो अखबारों में 2 बहुत महत्वपूर्ण या तस्वीरें आईं, वो आई कि उत्तर प्रदेश में 10,000 और हरियाणा में भी कोई 10-12,000 लोगों के लिए नौकरियां निकाली गईं और उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, एक नियम वो बनाया गया कि क्योंकि वहाँ पर जो ये मज़दूर जाने हैं, ये कुशल मज़दूर होने चाहिए, तो उनके पास आईटीआई से और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से मोहर लगे हुए सर्टिफिकेट होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और बीबीसी ने इसके ऊपर एक बहुत सिग्निफिकेंट छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई कि वो कुछ हज़ार नौकरियों के लिए किस तरीके से स्टेडियम भर गए और हरियाणा में रोहतक में ठंड की दौरान किस तरह से हज़ारों लोग लाइन में लगने के लिए आ गए कि वो इस नौकरियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इस पे अपना मूल्यांकन कराना चाहते हैं कि वो कुशल मज़दूर है और वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो यानी आप देख रहे हैं कि भारत के जो मज़दूर हैं, और ये इसमें एक और बात कि जो ये इज़राइल में जो मज़दूर गए, तो जब वहाँ पहुँच गए इस माध्यम से, तो वहाँ पर जब उनकी कुशलता का मूल्यांकन किया गया, तो ये पाया गया, उसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया इज़राइल ने कि ये इनके पास कुशलता कम है और ये ओवरप्लेड है इनकी कुशलता और अंडर स्किल्ड है ये, और इसलिए इनको कुशल मज़दूर के तौर पर वहाँ पर नहीं रखा जा सकता। तो जो ने 1,37,000 प्लस 15,000 का बोनस कुछ इस किस्म का वायदा किया गया था, जिसके कारण हजूम वर्करों का वहाँ पहुँचा था कि वो इज़राइल जाना चाहता है, वो कुशल मज़दूर जो है अकुशल मज़दूर की तरह इज़राइल में लगा लिया गया। यानी उनकी तनख्वाहें जो उनको वायदा किया गया था स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो गई होंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भारत के जो श्रम बाज़ार है, उसकी परिस्थिति और उसकी गंभीरता को कितना दर्शाता है कि भारत का आम मज़दूर, आम श्रमिक, दुनिया की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो इंपीरियल कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रही हैं, उसमें फॉडर बनने के लिए, एक किस्म से उसमें अपनी आहुति देने के लिए वहाँ जाने को तैयार है, क्योंकि यहाँ के जो 16,000 12,000 की जो जीवन है, उस जीवन से जो अनिश्चितताएँ हैं लेबर बाज़ार की, जो वल्नरेबिलिटी है लेबर बाज़ार की, जो प्रिकैरिटी है लेबर बाज़ार की, जो ये अनिश्चितताएँ जो हैं, ये मजबूर कर रही हैं कि श्रमिक जो है, वो अपने को ऐसे बाज़ार में खड़ा करे, जहाँ पर कि वो अपने मुल्क से दूर जाकर इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, इतनी खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करने को मजबूर है। ये किस चीज़ का नतीजा है? ये नतीजा है जो भारत में श्रम बाज़ार को लेकर जो नीतियाँ अपनाई गई हैं, उन नीतियों ने एक ऐसी गंभीर परिस्थिति पैदा की है कि हर नागरिक या हर श्रमिक अपने लिए भविष्य ये इसके बाहर देख रहा है, जो यहाँ हो रहा है उसके बाहर देख रहा है। और वो जो श्रम बाज़ार की परिस्थिति है, उससे आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और हम सभी वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर आज जो संगठित क्षेत्र है, उसमें नौकरी की कोई संभावना नहीं है। असंगठित क्षेत्र में ही कुछ किस्म की नौकरियों की संभावनाएँ हैं और उन
जो संगठित क्षेत्र है उसमें हमने पहले भी कहा कि उसमें वेतन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि अगर उसको बढ़ते हुए रुपए के मूल्य के साथ देखें तो वेतन में गिरावट के ही उदाहरण हैं। तो जो असंगठित क्षेत्र है उसमें बहुत ही अनिश्चितताओं से चिंताओं से भरा हुआ नौकरी की संभावनाएं हैं, या फिर आपको अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो हमने श्रम बाजार की नीतियां बनाई हैं, वो श्रम बाजार की नीतियों में इस श्रम बाजार की परिस्थिति देखते हुए, या हिंदुस्तान का आम मजदूर विदेश में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें एक मजदूर बन के जाने को तैयार है, और अपनी उसको दिख रहा है कि साथ में कैसे लोगों के संग क्या अंत हो रहा है उनका, इसके बावजूद वो सोच रहा है शायद मेरे संग नहीं होगा, इसलिए मैं तो चला जाऊं और अपने परिवार की परिस्थिति को 3-4 साल 5 साल पैसे कमा के बेहतर कर दूं, तो मैं चला जाऊं। अब ये नीतियाँ जो हैं सरकार इसके ऊपर जैसे हमने कहा गैर आलोचनात्मक चर्चा हर विषय पे करना चाहती है। तो जो श्रम के लिए ऊपर भी जो नीतियाँ हैं उनमें भी किसी किस्म का भी क्रिटिकल दृष्टिकोण की संभावना से सबको बाहर रखना चाहती है। तो किस किस्म की चर्चाएं श्रम नीतियों को लेके हो रही है हमारे आसपास? एक हो रही है कि हमें बहुत सारे लोगों को भारत में कृषि से गैर कृषि में पहुंचाना है। अब 75 साल में कृषि और गैर कृषि की कहानी हमारे सामने है कि अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो 83% युवा आज अनएम्प्लॉयड है। अगर आप शिक्षित युवा की बात करते हैं तो उसकी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की परिस्थिति अशिक्षित से खराब है। तो जिस किस्म की हम जो अगर आप बात करते हैं कि ये जो उद्यम है, 70-75% उद्यम जो नॉन कृषि में हैं वो ही सारे इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, गैर औपचारिक क्षेत्र में दे रहे हैं, और 80% जो नॉन कृषि में रोजगार है वो इन्हीं उद्यमों के माध्यम से आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर जिस किस्म की नौकरियां हमारे लिए बनाई जा रही हैं इन नीतियों को लेके, वो नौकरियां हमारी किसी किस्म के भविष्य को उज्जवल के रूप में हमारे आगे नहीं दिखा रही है। दूसरी एक चर्चा जो नीति के तौर पर श्रम बाजार को लेके होती है वो कुशलता को लेके होती है, स्किल को लेके होती है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, और बहुत चर्चा हो रही है स्किल डेवलपमेंट की, और हो रहा है स्किल मिसमैच की कि जो मांग और सप्लाई में कमी है स्किल को लेके, इसको हमें इसकी पूर्ति कर देनी और इससे उद्धार हो जाएगा। तो जो नेशनल स्किल पॉलिसी बनी और उसका जो अब मूल्यांकन आ रहा है वो भी चौंका देने वाला मूल्यांकन है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये मूल्यांकन हमें बता रहा है कि सरकार की या नीति की जो दृष्टिकोण है स्किल को लेके या श्रम बाजार को लेके, वो फिर भी वही है कि जो कुछ हो रहा है यथास्थिति बनी रहे, यथास्थिति बने क्या हम कर सकते हैं उसको हम देख लें। तो जहाँ जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो ये कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में ले जाने की बात कर रहा है, और गैर कृषि में जो परिस्थिति है वो सब बहुत ही अनिश्चितताओं से भरी हुई नौकरियां हमारे लिए पैदा कर रही है। इसी तरह से कुशलता में जो को लेके जो स्किल को लेके आंकड़े आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर जिस किस्म का कुशलता पे विकास हो रहा है वो विकास या तो हो रहा है जो खुद लोग स्किल ले रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं, या शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही छोटे समय के लिए 10 दिन 15 दिन 1 महीना, यानी कोई भी जो आज गिनती बताई जा रही है कि कुशल मजदूर में गिनती बढ़ गई है, वो कोई भी दीर्घकालीन जो कुशलताएं हैं उसकी कोई स्कीम या उसके स्कीम के प्रभाव के कारण नहीं नजर आती। तो यानी अगर श्रम बाजार को लेकर भी देखें तो श्रम बाजार को लेकर एक तरीके से यही बात की जा रही है कि जो बाजारीकरण की नीति, जो विकास की दिशा की नीति हमने अपनाई है वो सही है, और वो सही अगर हम इसको और जोर से करते रहें और शिद्दत से करते रहें और एक्सीलेटर पे पैर दबाते रहें तो इससे ये समस्याओं का हल हो जाएगा। हमें किसी किस्म से भी पीछे हटकर जो विकास की दिशा है इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है, जैसा मैंने तमाम उदाहरणों से दिया, कि ये सब कुछ हल हो जाएगा अगर हम जो कर रहे हैं इसको और मजबूती से करें। तो एक गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रोज की समझ में घुसाया जा रहा है श्रम बाजार को भी लेके, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है, और कि इतनी गंभीर परिस्थिति श्रम बाजार की होने के बावजूद
किसी किस्म बहुत बारी इलेक्शंस में भी बात करते हैं कि बेरोजगारी के ऊपर लेके इलेक्शन में क्यों नहीं इनकी ये महत्वपूर्ण बन जाते, इलेक्शन में कोई और बातें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बेरोजगारी एक समस्या के तौर पर क्यों चर्चा में नहीं आती। वो मेरे को लगता है कि और भी कारण होंगे, लेकिन एक मुख्य कारण ये है कि जो इसकी एवरेज कॉमन सेंस बनाई गई है उसमें बेरोजगारी को एक खास तरीके से देखा जा रहा है, जिसे कुशलता से जोड़ के। और तो ये माना जा रहा है कि मैं बेरोजगार इसलिए हूं कि मेरे पास फलाना फलाना कुशलता नहीं है, फलाने फलानी स्किल नहीं है, और अगर मैं स्किल प्राप्त कर लूं तो मैं संभावना होगी। इसको इस बात से जोड़ के नहीं देखा जा रहा है लोगों के द्वारा कि जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए नौकरी प्राप्त करना और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। तो यानी एक तरीके से श्रम बाजार को लेके एक संपूर्ण चर्चा और एक उसके ऊपर एक गंभीर दृष्टिकोण बनाने की संभावनाओं को भी कमजोर किया जाता है। आखिरी उदाहरण मैं छोटा सा आपको देना चाहता हूँ, ये जो सामाजिक कल्याण नीतियाँ, जो वेलफेयर की नीतियाँ बन रही हैं, इसके बारे में भी छोटी बात कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा आरबीआई ने बड़े चर्चा में आया था, शायद 2022 में एक रिपोर्ट आई थी फ्रीबीज को लेकर, और ये बात कही गई थी कि सरकार को और नीति को इस बात में अंतर करना चाहिए कि कौन सी सामाजिक कल्याण की नीतियां दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म शिक्षा, सेहत, और बहुत सारी जो नीतियां ली जा रही हैं ये लोगों को फ्री चीज़ें बांट रही हैं, फ्री राशन बांट रही हैं या फ्री तौर पे कोई मशीन दे रही हैं या फिर, तो ये फ्रीबीज से हमें बचना चाहिए और हमें सामाजिक कल्याण की नीतियों को ऐसे बनाना चाहिए कि उसके दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म प्रभाव हों, और इसके लिए हमें करना चाहिए। इसको लेकर जो चर्चा छिड़ी उसका नतीजा ये है कि जब सरकार ने और सरकार के तंत्र ने इसके ऊपर चर्चा को और आगे खोला तो उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक कल्याण की नीति अच्छी है या बुरी है, इसके दो आधार हो सकते हैं। एक कि जो देने वाली है यानी सरकार, उसकी मंशा क्या है। पॉलिटिकल विल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी मंशा, सरकार की मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा कहा गया इस चर्चा के, आरबीआई के द्वारा जो चर्चा छेड़ी गई उसमें कहा गया कि किसी भी सामाजिक कल्याण नीति में किस किस्म से कितनी एफिशिएंट है वो, यानी कि उसमें कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा। ये दो महत्वपूर्ण अंग बन गए सामाजिक कल्याण नीति के प्रभाव को का मूल्यांकन करने के लिए। यानी दूसरी वाली बात से जोड़ के कि अगर आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, आपके बैंक अकाउंट में सीधा आपका लाभ चला गया, तो ये मोस्ट एफिशिएंट है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए ये बेहतर सामाजिक कल्याण नीति होगी। तो सामाजिक कल्याण नीति को या तो उसकी एफिशिएंसी, उसके एक सीमित उसमें कि जो जिनको लाभ चाहिए उनको लाभ नहीं पहुंच रहा है, जिनको लाभ मिल रहा है उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये जो एफिशिएंसी का सवाल था ये महत्वपूर्ण कर दिया। और पॉलिटिकल, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो सामाजिक कल्याण है वो अधिकार के राइट्स का जो डिस्कोर्स है, अधिकार की जो चर्चा है, अधिकार का जो आख्यान है, उससे बाहर हो गया। क्योंकि अब ये अधिकारों की बात नहीं रह गई, अब ये बात रह गई कि सामाजिक कल्याण नीति अच्छी है या बुरी। इसका निर्णय पॉलिटिकल विल, मूल्यांकन इस बात पे होगा कि आपकी मंशा क्या है, या इसका मूल्यांकन इस आधार पे होगा कि ये कम पैसे में अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो सामाजिक कल्याण का भी एक नया दृष्टिकोण, अगर मैं इसको कहूं कि ये माई बाप दृष्टिकोण सामाजिक कल्याण का हमारे सामने ला गया, ना कि सामाजिक कल्याण की नीतियों को अधिकारों से जोड़ा गया। तो राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क से हम एक पैटर्नलिस्टिक फ्रेमवर्क, माई बाप सरकार के फ्रेमवर्क में चले गए, और ये हमारी कॉमन सेंस में, हमारी रोज की सोच में आराम से इंट्रोड्यूस किया गया, और मीडिया ने इसके ऊपर और कहानी बिल्ड की। तो ये चारों पांचों उदाहरण जो मैंने आपको दिए, आप स्पष्ट है कि सरकार और सरकार का तंत्र, सरकार की एजेंसीज एक लगातार प्रयास में हैं कि जो भी आर्थिक सामाजिक विस्मताएं हैं उनके ऊपर कैसा दृष्टिकोण हो। तो वो ये नहीं कह रहे कि इनके ऊपर बात ना हो, बात हो, लेकिन एक खास दृष्टिकोण से बातचीत हो, और वो ऐसा दृष्टिकोण हो जिसमें यथास्थिति बनी रहे। अगर एक वाक्य में इस बात को मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, पीपल आर नॉट। यानी जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक चलती रहे और लोग ठीक चलें या ना चलें ये महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ये जो यथास्थिति है ये अधिकांश लोगों को मंजूर हो, और ना केवल मंजूर हो, उनको उचित लगे। और वो जो उचित लगना है उनका, मुझे लगता है कि जो आपने बात जहाँ से सवाल शुरू किया था, ये उचित लगना ही वो कॉमन सेंस का पार्ट है जो एवरीडे बनाई जा रही है। तो इसमें और भी चीज़ों का रोल है, जिस किस्म से मीडिया रोल प्ले करता है वो भी महत्वपूर्ण है।
जिस किस्म से सरकार से जो जो चर्चा में विचारों में अंतर होता है, सरकार उसके ऊपर जो नियंत्रण करने का प्रयास करती है, जिस किस्म से नियंत्रण करती है विचारों का, वो सारा भी उसमें रोल प्ले करता है। लेकिन वो सब भी इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि ये जो विचार हैं, इसकी एक पहचान, इसकी एक मंजूरी आम नागरिक के बीच में आपने पहुंचा दी है, रोजमर्रा के सोच में पहुंचा दी है। और इस पहुंचाने के कारण आप जो हैं, ये जो सरकारें हैं, जो व्यवस्था है, ये सक्षम हो जाती है इस परिस्थिति को चलाने में कि एक तरफ जैसा हमने कहा कि एक तरफ दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग, बिलियनियर्स यहाँ रहते हैं, और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी दुनिया के यहाँ पर रहते हैं। ये जो यथास्थिति है, ये यथास्थिति इसी रूप में आगे चलती जाती है। जितना मैं समझ पाया हूँ इस कॉन्वर्सेशन को, तो मुझे लग रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि कॉमन जो एक आदमी है, उसमें जो कुछ भी सेंस है, उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। और थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।